हेलो यू ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम। NCERT वी यूपीएससी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी CBSE क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो है का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ये जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा उसको। देखिए, पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ को ले सकते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो कॉमर्शियल एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग है जिसके अंदर वीट को इंक्लूड किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है मिक्स्ड फार्मिंग। सबसे पहले, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका या पार्ट ऑफ यूरेशिया, और जो इम्पॉर्टेंट टेम्परेट लैटिट्यूड्स जो है साउदर्न कॉन्टिनेंट रीजन के, वहाँ पे आपको इस तरीके की जो है फार्मिंग देखने को मिलेगी। इसमें जो है वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज़, फोडर और अदर रूट क्रॉप्स जो है उनका कल्टीवेशन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन आपसे बन सकता है जैसे फॉर एग्जांपल राइट ए नोट या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिक्स्ड फार्मिंग। तो उसमें आपको बताना है मिक्स्ड फार्मिंग सबसे पहले क्या है और मिक्स्ड फार्मिंग कौन से एरिया में होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर आगे बता रहा है कि मिक्स्ड फार्मिंग जो है एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत होता है। देयरफॉर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो इसलिए कैपिटल इंटेंसिव वर्क है। बिल्डिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर्स एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स। सो इसलिए ये जो है मिक्स्ड फार्मिंग इंपॉर्टेंट डेवलप्ड कंट्री में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. It is highly capital intensive, so because in dairy farming also you need capital in high amount, so it is highly capital intensive. एनिमल शेड्स बनाने पड़ते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती है आपको, फोडर को स्टोरेज करने के लिए फैसिलिटीज आपको बनानी पड़ेगी, फीडिंग और मिल्किंग मशीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, और इससे क्या होता है कॉस्टिंग बढ़ जाती है डेयरी फार्मिंग की। अब आएगा सेम इक्वेशन, राइट ए नोट ऑन डेयरी फार्मिंग, है ना, तो आप उसके अंदर आपको ये चीज़ें बतानी है। नाउ स्पेशल एम्फेसाइज इसमें किस में किया जाता है, ऑन कैटल ब्रीडिंग। अगर अच्छी ब्रीड की कैटल होगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली डेयरी फार्मिंग में क्या होगा, प्रॉफिट अटेन हो सकता है। हेल्थ केयर और वेटनरी सर्विस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है डेयरी फार्मिंग के अंदर। ये भी क्या है, हाईली लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें फीडिंग, मिल्किंग, इसका वर्क होता है बड़े लेवल पर, राइगरस केयर करनी पड़ती है। इट इज़ प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के पास में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे क्या है मिल्किंग हुई और उसको फिर जो है सप्लाई के लिए आगे भेज दिया जाए, नेबरहुड मार्केट में फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो ज़्यादातर आपके इंडस्ट्रियल सिटीज़ के पास में ये जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वहाँ पे आपको, अर्बन एरियाज वहाँ पे आपको इस तरीके की डेयरी फार्मिंग देखने को मिलेगी। नाउ देखिए मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर सबसे पहले देखिए, मेडिटेरियन जो सी है यहाँ पे इस रीजन में, यूरोप के पास में इस रीजन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए तो ये मेडिटेरियन सी जो है उस रीजन में स्पेसिफिकली जो खेती की जाती है उसको बोला मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। जैसे क्या कह रहा है, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, यहाँ पे ग्रेप वाइन जो है, ग्रेप्स जो है उनकी जो सोर आपके फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती की जाती है। और साइट्रस फ्रूट्स जो हैं, साइट्रस फ्रूट वही जो खट्टे फल होते हैं जिसमें ग्रेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको विटीकल्चर भी बोला गया है। ठीक है, विटीकल्चर। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज विटीकल्चर। सो इट इज़ काइंड ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन। ग्रेप कल्टीवेशन को विटीकल्चर बोला जाता है। इट इज़ बेस्ट, और यहाँ पे इस रीजन में ही आपको बेस्ट क्वालिटी वाइन्स जो है वो प्रोडक्शन होता है उनका, और इसी विटीकल्चर के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हम रीड कर रहे हैं। पिछली जो पार्ट फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन यही किया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, फार्मिंग
अब हम रीड कर रहे हैं, तो फार्मिंग के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसमें कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो, या आपका जो विटीकल्चर वाला जो मेडिटेरियन फार्मिंग हो, वो हमने देखा। अब है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर क्या किया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का कल्टिवेशन किया जाता है। ज़्यादातर जो है जो रीज़न होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेजिटेबल्स बीइंग ग्रोन इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी। तो सिटीज़ के किनारे जो है इस तरीके के वेजिटेबल्स फार्म आपको बहुत देखने को मिलेंगे, या फ्लावर्स के लिए हॉर्टिकल्चर जो किया जाता है। ये क्या होता है, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों होता है। इसमें हाई इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, HYV सीड्स जो होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंटेक्स जो आपका इंसेक्टिसाइड्स हैं, एंड ग्रीन हाउसेज और आर्टिफिशियल हीटिंग जो कोल्डर रीजन है वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हाईली कैपिटल इंटेंसिव वर्क, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और ये वेल डेवलप्ड होती है, डेंसली जो पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, एंड मेडिटेरियन रीजन के। ये जो रीजन है वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, जहाँ पे सिर्फ फार्मर्स जो वेजिटेबल्स पे स्पेसिफिकली फोकस करके कल्टिवेट करते हैं, इसको कई बार ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। अब ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि फार्मिंग हुई तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे ओवरनाइट आपको जो सप्लाई करनी है सिटीज़ के अंदर, तो ट्रक्स, जैसे अब इसमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गॉन बाय द डिस्टेंस दैट ए ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हैज द नेम इज ट्रक फार्मिंग। तो ओवरनाइट ट्रक जो होते हैं, कल्टिवेशन यहाँ किया जाता है वेजिटेबल्स का, और ओवरनाइट वो सिटीज़ में पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इसको समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ट्रक फार्मिंग। विच वन, द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, जो मार्केट गार्डनिंग होती है उसको। अब देखिए फैक्ट्री फार्मिंग, यहाँ पे एक और वर्ड है फैक्ट्री फार्मिंग के अंदर, आपको बता रहा है जो लाइव स्टॉक पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रेयरिंग होती है बड़े स्केल पे, तो उसको फैक्ट्री फार्मिंग के रूप में बोला जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग इज ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल रेयरिंग के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगला है जो टॉपिक है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें क्या किया जाता है, कई सारे फार्मर्स मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। अब क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि एक सिंगल फार्मर जो होगा वो, उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा अपना इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं कई सारे फार्मर्स मिलके, और वॉलंटरली अपनी रिसोर्सेज को पूल करते हैं। वो फार्मिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई उन्होंने, फार्मिंग के दौरान जो नीड होती है फार्मर्स की, चाहे वो पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल नीड हो या प्रोडक्ट्स लाने के लिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक नीड हो, तो उसको फुलफिल करने का काम करती है इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है फार्मर्स की जो इनपुट्स होते हैं फार्मिंग के लिए चाहिए होता है, उसको अच्छी सस्ते में लेने में मदद करती है, और इससे क्या होता है फार्मर्स पर एक तरीके से डेप ट्रैप में नहीं फंसते फार्मर्स। ज़्यादातर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है आपको कई साल पहले स्टार्ट हुए, सेंचुरीज अगो दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑरिजिनेटेड एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल रहे हैं। ये सक्सेसफुल किस में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, डेनमार्क। और डेनमार्क का यहाँ स्पेसिफिकली देखिए क्यों बता रहा है, क्योंकि डेनमार्क में तो बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेयर कोऑपरेटिव फार्मिंग इज सक्सेसफुल, जिसमें आप सच एज एग्जाम्पल जिसको आप दे सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो, इट हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल, वेयर कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल, सो इट्स बीन इन डेनमार्क। डेनमार्क में क्या कह रहा है कि एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, जिससे क्या होता है डेप ट्रैप में वो नहीं फंसते और अल्टीमेटली अच्छा प्रॉफिट अटेन करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग क्या कहा जाता है, ये कंसेप्ट आपका यूएसएसआर से निकला। कलेक्टिव फार्मिंग जैसे कॉलखोज होते थे पहले, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉलखोज कलेक्टिव फार्मिंग को बोला जाता है, जो सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसमें सारे फार्मर्स जो है अपनी जो लैंड है उसको एक तरीके से पुल करके एक साथ खेतीबाड़ी करते हैं, और इसमें फार्म मैनेजमेंट एक अथॉरिटी होती है जो आपकी सोसाइटी जो गवर्नमेंट है वो टास्क देती है, भाई सब मिलकर खेतीबाड़ी करो, इतना जो है वो अटेन करो जो है कल्टीवेशन। तो सब मिलकर जो खेतीबाड़ी की जाती है, जिसमें सारे फार्मर्स मिलकर खेतीबाड़ी करते हैं और फिर जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे होगा, अब फार्म मैनेजमेंट इसको देखती है कि कौन से फार्मर्स ने किस चीज़ के अकॉर्डिंग कितना लेबर इंटेंसिव काम किया है, कितना उसका वर्क रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए मेंबर्स वर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क अलॉटेड टू देम बाय द फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म मैनेजमेंट देखता है जिसको जितना वर्क दिया गया था उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया जाता है। इसमें इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कलेक्टिवली फार्मिंग की जाती है, कि वहाँ पे ज़मीन इंडिविजुअल की नहीं होती, वहाँ पे ज़मीन जो है पूरे सोसाइटी की मानी जाती है, कम्युनिटी की मानी जाती है, और कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग होती है। इसीलिए इसको कॉलखोज बोला जाता था सोवियत यूनियन के अंदर।
इसमें क्या होता था, फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक एंड लेबर, हाउएवर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। कुछ हद तक वो अपने लिए रख सकते थे ज़मीन, बाकी ज़मीन जो है सब मिलकर उसमें खेती कर थे। ईयरली टारगेट सेट किए जाते थे गवर्नमेंट, ईयरली टारगेट्स वाज सेट बाय द गवर्नमेंट्स एंड द प्रोड्यूस वाज आल्सो सोल्ड टू द स्टेट एट द फिक्स प्राइस। और प्रोडक्शन जो होगा, प्रोड्यूस हुआ है क्रॉप्स, उसको भी किसको बेचा जाएगा, स्टेट को ही बेचा जाएगा, और स्टेट जो है फिक्स प्राइसेस पे उसको लेता था। आगे देखिए माइनिंग, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। अभी तक पहले वाले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा, फार्मिंग के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, चाहे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो। अब हम देख रहे हैं माइनिंग। तो माइनिंग जो है मिनरल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इसको हम लेंगे माइनिंग को भी, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से हम डायरेक्ट जो मिनरल्स हैं वो अटेन कर रहे हैं। अब माइनिंग जो होती है, माइनिंग की जाएगी तो कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटी को, जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसको। तो फिजिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर होंगे। फिजिकल फैक्टर कौन से, साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, कि कितना डिपॉजिट अवेलेबल है, कितनी साइज है, अगर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे उस मिनरल को तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। तो ये चीज़ होती है फिजिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे, डिमांड कितनी है उस मिनरल की, है ना, टेक्नोलॉजिकली वो फिजिबल है या नहीं है, ठीक, कितनी इन्वेस्टमेंट हमें जो है वो करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटी को। क्वेश्चन आ सकता है आपके, विच आर द फैक्टर्स दोज अफेक्ट द माइनिंग एक्टिविटी, या फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, डिस्क्राइब दैम। तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है फिजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। नाउ मेथड्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के मेथड कैसे होते हैं, तो इसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। मेथड्स ऑफ माइनिंग में दो आपको दे रखा है, ओपन कास्ट जिसको स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं, और एक शेफ्ट माइनिंग होती है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड अपनाए जाते हैं। ओपन कास्ट में जैसे कोल होती है तो उसमें बड़े बड़े आपके डिचेस या जो बन जाते हैं, इसमें से कोल निकाली जाती है, तो ओपनली वो जो है माइनिंग हो रही है, स्ट्रिप माइनिंग जिसको हम कह रहे हैं, ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग में क्या होता है, लिक्विड जैसे है निकालना है, जैसे ऑयल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड की फिगरिन 5.18 में किस तरीके से ड्रिलिंग हो रही है, ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसमें क्या किया जाता है, शेफ्ट माइनिंग में इस तरीके के मिनरल्स को, लिक्विड टाइप के मिनरल्स हों या दूसरे जो मिनरल्स हैं, उनको शेफ्ट के जरिए जो है निकाला जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड अपनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इस तरीके के अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड अपनाए जाते हैं, जिसमें शेफ्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका माइनिंग के अलग अलग मेथड्स। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।